आज की कहानी चौंकाने वाली और जटिल दोनों है। न्याय पाने में ना केवल 1 साल बल्कि 1 दशक लग गया। यह एक 21 वर्षीय नन के बारे में है जिसकी 1992 में क्रूर हत्या का मामला आखिरकार 28 साल बाद दिसंबर 2020 में सुलझा। यह कहानी 1992 में केरल के शांत शहर कोटम से शुरू होती है। केरल के कई अन्य ईसाई क्षेत्रों की तरह कोटम एक शांतिपूर्ण स्थान था जिसके चारों ओर चर्च और कॉन्वेंट फैले हुए थे। ये पूजा स्थल वहां रहने वाले लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध कॉन्वेंट में से एक सेंट पास 10वां कॉन्वेंट था। इसमें एक छात्रावास था जहां कई युवतियां पढ़ने और रहने के लिए आती थी, जिसमें से कई नन भी थी। इन महिलाओं में 21 वर्षीय सिस्टर एबीए थी जो भगवान की सेवा करने और दूसरों की मदद करने के लिए कॉन्वेंट में आई थी। एक प्री डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की तरह ही उसकी भी परीक्षाएं आने वाली थी। उसने एक सुबह जल्दी उठने का फैसला किया ताकि कुछ अतिरिक्त पढ़ाई कर सके। उसने अपना अलार्म सेट किया और बिस्तर पर चली गई और सुबह 4 बजे उठी। कॉन्वेंट में अपने कुछ दोस्तों से मिलने के बाद वे अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए बैठ गई। उसे लगा कि उसे थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। उसने अपनी किताबें छोड़ दी और रसोई में चली गई, संभवतः पानी पीने या अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारने के लिए। अगली सुबह जब अन्य नन उठी तो उन्होंने देखा कि सिस्टर एबीए गायब थी। उन्हें यह अजीब लगा। जब वो रसोई में गई तो उन्हें वहां एक पानी की खाली बोतल मिली जिसका ढक्कन खुला हुआ था और फर्श पर पानी गिरा हुआ था। सिस्टर एबीए की एक चप्पल भी वहां पड़ी हुई थी, लेकिन सिस्टर एबीए कहाँ थी किसी को नहीं पता था। जल्दी उन्हें सिस्टर एबीए की दूसरी चप्पल कॉन्वेंट के कुएं के पास मिली। जब कुएं के पास जाकर देखा तो वह सिस्टर एबीए की बेजान लाश देखकर घबरा गई। पुलिस को बुलाया गया और आखिरकार सिस्टर एबीए की लाश कुएं से बाहर निकाली गई। नन और हॉस्टल निवासी पूरे तरह से सदमे में थे। पिछली रात उन्होंने उसके साथ डिनर किया था, हंसे थे और भविष्य की योजनाएं भी बनाई थी। अब उसी दोस्त को बेजान हालत में कुएं से बाहर निकाला जा रहा था। स्थानीय पुलिस अधिकारी वीवी ऑक्सटन शव बरामद होने के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत पहुंचे। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, शव की तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर को भी बुलाया और फिर शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने कट और चोट के निशान देखे, सिर पर चोट पाई और मौत का कारण डूबना बताया। हालांकि सिस्टर एबीए के सिर पर चोट थी, मौत का कारण अभी भी आत्महत्या के रूप में चिन्हित किया गया था। कई लोगों को यह स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया कि सिस्टर एबीए ने अपनी जान लेने के लिए अलार्म क्यों लगाया। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, बोतल का ढक्कन खुला हुआ था, पानी गिरा हुआ था और उसकी चप्पल फर्श पर पड़ी हुई थी। यह सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया था। कहानी लोगों को समझ में नहीं आई। कई लोगों का मानना था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। उन्हें यह भी लगा कि कोई सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह घटना कॉन्वेंट के अंदर हुई थी। सिस्टर एबीए की मौत कॉन्वेंट में हुई, जहां सैकड़ों लड़कियां पढ़ने, धर्म सीखने और जीने के लिए आती हैं। ऐसी दुखद घटना ऐसी जगह पर होना बहुत असामान्य था। जोहान नामक एक कार्यकर्ता ने न्याय की मांग के लिए 16 अप्रैल को एक समिति बनाई। अपराध की जांच के कुछ महीनों बाद मामला स्थानीय पुलिस के हाथों से लेकर अपराध शाखा को सौंप दिया गया, जिसने महीनों तक जांच की और अंत में निष्कर्ष निकाला कि सिस्टर एबीए की मौत आत्महत्या थी। तब तक सिस्टर एबीए को दफनाया जा चुका था और उनके कपड़े नष्ट कर दिए गए थे। बहुत कम चिकित्सक साक्ष्य बचे थे। हालांकि यह मामला केरला में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया। मीडिया कहानियों से भरा रहता था और राज्य भर के लोग अपने अपने सिद्धांत लेकर आ रहे थे कि वास्तव में क्या हुआ था। नन इस बात से नाखुश थी कि चीजें कैसे चल रही थी। मीडिया, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि समाज से भी दबाव था। स्वाभाविक रूप से मामला उच्च प्राधिकारियों को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इसे अपने हाथों में ले लिया और एक नई जांच शुरू की। सीबीआई ने नए सुरागों की तलाश में एक नए दृष्टिकोण के साथ शुरुआत की।
और पुराने गवाहों से बात की। फिर से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ और चौंकाने वाला भी था। सीबीआई अधिकारी वर्गीस पी थॉमस ने 1994 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ चौंकाने वाली बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि उन पर इस मामले को आत्महत्या घोषित करने का दबाव बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट होने से लगभग 9 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके बयान के बाद क्या अराजकता हुई होगी। मामला फिर से एक बड़ी खबर बन गया। लोग समझ नहीं पाए कि यह इतना भ्रमित करने वाला क्यों हो रहा है। यह दबाव कहां से आ रहा था? इस मामले को सुलझाना इतना मुश्किल क्यों था? इस पर सीबीआई की टीम ने काफी समय तक जांच जारी रखी। हालांकि बाद में उनके पास ज़्यादा मेडिकल सबूत नहीं थे। उन्होंने कई डमी टेस्ट किए। उन्होंने सिस्टर एबी के समान आकार और वजन की एक गुड़िया बनाई और उसे अलग अलग तरीकों से कुएं में फेंक दिया। उन्होंने ध्यान से देखा कि गुड़िया कहाँ घायल हुई है और उन चोटों की तुलना सिस्टर एबी पर पाए घावों से की। हालांकि इस परीक्षण के बाद भी उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसलिए 1996 में जांच शुरू होने के 3 साल बाद एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि हमारा मानना है कि इसे एक हत्या के मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने यह पता लगाने की हर संभव कोशिश की कि इस दुखद घटना के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें घटना के 4 साल बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिल सका। स्थानीय पुलिस, अपराध शाखा और अब सीबीआई के प्रयासों के बावजूद हमें अभी भी पता नहीं चला कि सिस्टर एबिया के साथ वास्तव में क्या हुआ था। पिछली रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और एक नई सीबीआई टीम को यह जांच सौंपी गई। नई टीम ने एक और जांच की और 1999 में 3 साल बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिस्टर एबिया की मौत एक हत्या की तरह लग रही थी। इस निष्कर्ष का मुख्य कारण चिकित्सा निष्कर्ष था। इस बार सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि 3 डॉक्टरों के एक समूह ने सबको देखा। उन्हें कई चोटें मिली, जिसका उल्लेख पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया था। इन चोटों को पहले अनदेखा कर दिया गया था। अब घटना के दिनों में वापस चलते हैं। कई नन कॉन्वेंट में थी और उन्होंने सिस्टर एबिया के शरीर पर और भी चोटें देखी थी। बीबी ऑगस्टन, जिस अधिकारी के बारे में मैंने पहले बात की थी, उसने एक फोटोग्राफर को भी घटनास्थल पर बुलाया था। फोटोग्राफर ने सिस्टर एबिया के शरीर की बारीकी से जांच की और तस्वीरें ली, जिसमें चोटों के अतिरिक्त निशान दिखाई दिए जो पिछली रिपोर्ट या पोस्टमार्टम में उल्लिखित नहीं थे। जब उसका शरीर बाहर निकाला गया, कई नन पास में थी और उन्होंने भी ये चोटें देखी। उन्होंने कई निशान देखे जो 7 साल बाद मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए थे। जांच से यह स्पष्ट हो गया कि सिस्टर एबिया ने खुदकुशी नहीं की थी। यह हत्या की तरह लग रहा था, लेकिन यह किसने किया, इसका उत्तर आपको और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देगा। सीबीआई ने माना कि हम जानते हैं कि यह एक हत्या है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि हत्यारा कौन है। एक बार फिर अदालत ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक और टीम बनाई गई और 2005 में एक नई जांच की गई। फिर से कहा गया कि हत्यारे की पहचान नहीं की जा सकी और एक बार फिर अदालत ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कार्य समिति के बाहर के कार्यकर्ता अब नाराज थे। कई चर्चाएं और षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि पहली जांच खराब तरीके से की गई थी। उन्होंने दावा किया कि सिस्टर एबिया को बहुत जल्दी दफना दिया गया था, उसके कपड़े जला दिए गए थे और यहाँ तक कि उसकी डायरी भी नष्ट कर दी गई थी। उन्हें लगा कि पोस्टमार्टम अधूरा था और उन्हें संदेह था कि शक्तिशाली लोग इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। विभिन्न सिद्धांत केरला में तेजी से फैल गए। ऐसा अराजक दृश्य मामले का हिस्सा कैसे हो सकता है? फिर सबूत क्यों गायब हो गए? एक नई टीम ने फिर से जांच शुरू की और 2007 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अब तक मामले की जांच 15 साल से चल रही थी। कई गवाह थे, लेकिन कुछ ने मामले के खिलाफ बयान दिया और कुछ की मौत भी हो गई। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर अचानक एक गवाह सामने आया
और मामले का अहम सुराग मिला। लेकिन यह गवाह कौन था? गवाह कोई और नहीं बल्कि 1992 का एक चोर था। क्या उसकी गवाही पर वाकई भरोसा किया जा सकता था? हैरानी की बात है कि न केवल उसके बयान को गंभीरता से लिया गया, बल्कि उसने मामले को पूरी तरह से ही बदल दिया। यह आदमी राजू था जिसने स्वीकार किया कि उसने 1992 के आसपास चोरी की थी। वे अलग-अलग जगहों से चोरी करता था, चोरी की कई चीज़ों को बेचता था और पैसे से अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन राजू चोरी करने की योजना के साथ सेंट पास कॉन्वेंट गया था। उसका लक्ष्य कॉन्वेंट की छत पर चढ़ना था, जहां तांबे की छड़ें और तार थी जो बिजली से बचाने के लिए लगाई गई थी। वे उन्हें चुराना चाहता और बेचना चाहता था। वे अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे में पहुंचा, लेकिन उसने जो देखा वे इतना असामान्य था कि उसे यह अपने दिमाग से निकालने में सालों लग गए। उसने देखा कि कोई व्यक्ति अंधेरे से परिसर में घुस रहा था और उस व्यक्ति की उपस्थिति बहुत अजीब थी। उसने वहां एक फादर को देखा। तभी फादर थॉमस ने सवाल उठाया कि एक फादर इतनी देर रात लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहा था। राजू ने दावा किया कि उसने नन काइल और सिस्टर एबियल को भी वहां पर देखा था। यहाँ चीजें वास्तव में डरावनी होती जा रही थी। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया कि राजू के काम करने का एक सरल तरीका था। वे अलग अलग जगहों से सामान चुराता था और उन्हें एक स्क्रैप डीलर को बेच दिया करता था। उस रात उसने बहुत अजीब घटनाएं देखी, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बताएगा तो उसे पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन जब अगले दिन उसने पुलिस की टिप्पणियां देखी तो उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है और उसे इस मामले में जाना चाहिए, और वह पुलिस थाने गया। वहां जाकर उसने उस रात के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास करने के विपरीत पुलिस ने उसे ही संदिग्ध बना दिया और उसे हिरासत में ले लिया। उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक सरल सिद्धांत दिया कि राजू उस रात चोरी करने के लिए कॉन्वेंट में घुसा। जब वह चोरी कर रहा था तो वह एक नन से टकरा गया। जब वह चिल्लाई तो राजू ने घबराहट में उसे मार डाला और भागते हुए इसके शरीर को कुएं में फेंक दिया। राजू को 58 दिनों तक हिरासत में रखा गया, जिस दौरान उसे कथित तौर पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। उसने कहा कि उस पर हत्या का दोष लेने के लिए दबाव डाला गया। उसने दावा किया कि उसे रिश्वत, पैसे, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद, यहाँ तक कि अगर वह अपराध कबूल कर ले तो एक घर भी दिया जाएगा। उसके स्क्रैप डीलर समीर को भी प्रताड़ित किया गया और हर चीज के लिए राजू को दोषी ठहराने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि दोनों ने ही पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब राजू ने पैसे के लालच में हार नहीं मानी, उन्होंने उसे कई झूठे मामलों में धमकाया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और सच्चाई पर अड़ा रहा। सीबीआई के पास अब दो मुख्य संदिग्ध थे, एक फादर थॉमस और दूसरा फादर जॉस। दरअसल कॉन्वेंट के पास रहने वाले एक पड़ोसी ने दावा किया कि उसने फादर थॉमस के स्कूटर को 26 मार्च की रात को वहां पार्क देखा था। यह पड़ोसी चाय पीने के लिए पास की एक दुकान में गया और जब वह आधी रात के आसपास लौटा तो उसने कॉन्वेंट के बाहर स्कूटर देखा। उस समय उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, हालांकि उसने बाद में अपनी कहानी बदल दी। अब सवाल यह उठता है कि अगर राजू सच बोल रहा था तो फादर जॉस उस रात कॉन्वेंट में क्या कर रहे थे। एक अफवाह फैलने लगी कि एक दोस्त से कहा था कि वह और कॉन्वेंट के सिस्टर सैफी एक शादीशुदा जोड़ी की तरह है। इससे पहले भी कई लोगों ने इसी तरह के दावे किए थे। कॉन्वेंट की कुछ ननों ने आपस में इस पर चर्चा की और बाहर की अन्य ननों ने भी अपने विचार साझा किए। आखिरकार 2008 में राजू के बयान के आधार पर सीबीआई ने फादर थॉमस, सिस्टर सैफी और फादर जॉस को इस हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित किया। इसके बाद आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील ने गवाह राजू को पेशकर अपराधी के रूप में पेश करके उसे कमजोर करने की कोशिश की। अदालत ने राजू के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले दर्ज किए, जिनमें से अधिकांश में वह आरोपी था। राजू ने अपनी आपराधिक अतीत से इनकार नहीं किया, जिससे वकील की दलील उसके खिलाफ हो गई। हालांकि उसने अपने पिछले अपराधों को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद फादर थॉमस, सिस्टर सैफी
और फादर जॉस को नारकोटिक परीक्षण के लिए बेंगलोर भेजा गया था। परीक्षण के प्रभावी डॉक्टर का नाम मॉलिनी था। हालांकि बाद में पता चला कि नार्को परीक्षण के परिणामों वाली सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। डॉक्टर मालिनी को इस मुद्दे को समझाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें कुछ समय पहले निलंबित कर दिया गया था, जिससे नार्को परीक्षण रिपोर्ट अधूरी रह गई थी। नार्को परीक्षण के दौरान मौजूदा सभी लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि सभी ने दावा किया कि किसी ने सीडी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। सीडी की सच्चाई का पता लगाने के लिए सीडी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के विकास के लिए सेंट्रल जांच ब्यूरो को भेजा गया। डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण किया गया और पाया कि पहली सीडी फादर थॉमस की थी। इसमें 32 मिनट और 50 सेकंड की पूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसे 30 से अधिक बार एडिट किया गया था। फादर जॉस की सीडी में 40 मिनट और 55 सेकंड लंबी वीडियो थी और इसे 19 बार एडिट किया गया। आखिरी सीडी सिस्टर सैफी की थी और इसको कुल 23 बार एडिट किया गया था। केरला हाई कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट से संबंधित मूल सीडी अदालत में पेश करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फादर थॉमस, सिस्टर सैफी और फादर जॉस के नार्को टेस्ट की मूल रिकॉर्डिंग केरला के स्थानीय टीवी स्टेशन पर दिखाई गई थी। यह प्रसारण कब हुआ और इसे किसने प्रसारित किया, यह अभी तक अज्ञात है। लेकिन मूल नार्को रिकॉर्डिंग से पता चला कि फादर थॉमस और फादर जॉस ने 27 मार्च 1992 को सुबह नार्को परीक्षण रिकॉर्डिंग के अनुसार हत्या कैसे की। सिस्टर एबी सुबह 4 बजे उठी। मौसम काफी गर्म था, इसलिए वह फ्रिज में पानी पीने के लिए गई। जब वह पानी पी रही थी तो उसने रसोई में कुछ आवाजें सुनी। जब एबी जांच करने गई तो उसने पाया कि फादर थॉमस फादर सैफी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। इससे पहले कि वह भाग पाती, उन्होंने सिस्टर एबी पर जानलेवा हमला कर दिया। सिस्टर सैफी ने रसोई में एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर वार किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसके सिर पर चोटें भी थीं। इसके बाद वे उसे घसीटकर कुएं में ले गए और अपना अपराध छुपाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया। इस सीडी के प्रसारित होने के बाद सीबीआई ने अपने कार्यालय में इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि 2009 में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह चौंका देने वाला था। फादर जॉस को इस मामले में किसी भी तरह से गलत काम में बरी कर दिया गया था। 2009 से 2019 तक कई सुनवाई हुई और 2020 में केरला हाई कोर्ट ने नार्को परीक्षण के परिणाम और चोर राजू के आधार पर फादर थॉमस और फादर सैफी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस तरह 28 साल बाद एक चोर की बदौलत भारत के सबसे लंबे समय से चल रहे मर्डर मिस्ट्री केस में से एक को आखिरकार सुलझा लिया गया। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में शेयर करें।